नमस्कार। आज हमारे पास एक बहुत ही सीधी और कह सकते हैं दिलचस्प गुजारिश आई है। राजस्थान के प्रमुख जनजातीय और किसान आंदोलनों के बारे में एक एक लाइन में सब कुछ जानना है। अभी एक चुनौती है क्योंकि इतिहास वो एक लाइन में तो सिमटता नहीं है। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि इन एक एक लाइनों के पीछे की जो पूरी कहानी है उसे खोलकर रख दें। तो चलिए इतिहास की इन गहरी और अक्सर भुला दी गई कहानियों में उतरते हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले ये समझना होगा कि ये आंदोलन किसी एक दिन की घटना नहीं थे। इनके पीछे दशकों का गुस्सा, अन्याय और शोषण दबा हुआ था। अंग्रेजी हुकूमत की नई नीतियां, स्थानीय शासकों का बढ़ता दबाव, कमर तोड़ लगान, बेगार बिना मजदूरी के जबरदस्त काम और समाज में फैली कुरीतियां, ये सब वो बारूद था जो धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था। हमारा मकसद आज इन सभी आंदोलनों की एक साफ तस्वीर पेश करना है, लेकिन सिर्फ तथ्य नहीं बल्कि उनके पीछे की आत्मा को भी समझना है। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। हम एक एक आंदोलन को लेंगे, उसकी एक लाइन वाली पहचान को पकड़ेंगे और फिर उसके पीछे की दुनिया को समझेंगे। ठीक है, तो इस कहानी की शुरुआत कहाँ से करें? वो पहली चिंगारी कहाँ से उठी जिसने इन आंदोलनों की आग को हवा दी? इसकी जड़ें हमें मेवाड़ के शासकों और अंग्रेजों के बीच हुई संधियों में मिलती हैं। मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे, कर्नल टॉड, उन्होंने भीलों पर काबू पाने के लिए उन्हीं के एक मुखिया का पद तो बनाया, लेकिन अंग्रेजों ने साथ ही एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। उन्होंने भीलों के गमेती यानी मुखिया द्वारा लिए जाने वाले दो पारंपरिक कर खत्म कर दिए, रखवाली कर और चौकीदारी कर। अच्छा, मतलब ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये उनके सदियों पुराने सामाजिक ढांचे और उनके मुखिया के सम्मान पर सीधा हमला था। उनकी पूरी व्यवस्था को एक चुनौती दे दी गई एक तरह से। बिल्कुल। और इसी के साथ उनकी संस्कृति पर भी चोट की गई। महुआ से बनने वाली शराब पर पाबंदी लगा दी गई, जो उनके सामाजिक जीवन का एक अहम हिस्सा थी। फिर 1881 में जनगणना हुई, जिसने भीलों में एक अजीब सा डर फैल गया। उन्हें लगा कि ये गिनती शायद उन्हें फौज में जबरदस्ती भर्ती करने या मारने के लिए हो रही है। इसी डर, गुस्से और अपमान ने मिलकर विद्रोह का माहौल तैयार कर दिया। और 26 मार्च 1881 का जो बारपाल भील विद्रोह था, वो इसी की एक पहली झलक थी। ये वो छोटी छोटी चिंगारियां थी जिनसे आगे एक बड़ी आग लगनी थी। तो अब आते हैं पहली बड़ी आग पर, भगत आंदोलन। इसके नायक थे गोविंद गिरी। अगर इस आंदोलन को एक लाइन में समेटना हो, जैसा कि हमारे सुनने वाले ने चाहा है, तो वो लाइन क्या होगी? इसे हम कहेंगे गोविंद गिरी द्वारा भीलों में सामाजिक सुधारों के जरिए आत्मसम्मान और एकता जगाकर उन्हें राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने का एक अभूतपूर्व प्रयास। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब आंदोलन की शुरुआत हथियार उठाने से नहीं, बल्कि समाज को अंदर से मजबूत करने से हुई। चलिए इस विचार को थोड़ा और खोलते हैं। कौन थे गोविंद गिरी? गोविंद गिरी का जन्म 1858 में डूंगरपुर के बांसिया गांव में एक बंजारा परिवार में हुआ था। वो यूं समझिए कि एक दूरदर्शी समाज सुधारक थे। उन्होंने भीलों की दयनीय हालत देखी और समझा कि बाहरी ताकतों से लड़ने से पहले समुदाय को अपनी आंतरिक बुराइयों जैसे शराबखोरी और अंधविश्वास, इनसे लड़ना होगा। इसी सोच के साथ उन्होंने 1911 में बेड़सा गांव में एक धुनी स्थापित की और अग्नि को अपने आंदोलन का प्रतीक बनाया। उनका संदेश था, अग्नि की तरह शुद्ध बनो। और इसी शुद्धि और एकता के विचार को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने 1883 में सिरोही में संप सभा की स्थापना की। संप, इसका मतलब ही होता है भाईचारा और प्रेम। मतलब ये कोई लड़ाई का संगठन नहीं, बल्कि जोड़ने का मंच था। इसका पहला बड़ा अधिवेशन 1903 में मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ। हाँ, और यही मानगढ़ की पहाड़ी इस आंदोलन के सबसे गौरवशाली और सबसे दर्दनाक पल की गवाह बनी। 17 नवंबर 1913 को गोविंद गिरी के नेतृत्व में हजारों भील शांतिपूर्वक अपनी मांगों के लिए मानगढ़ पहाड़ी पर इकट्ठा हुए थे। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत इस एकता से घबरा गई। कर्नल शटन के आदेश पर सेना ने उस निहत्ती भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। और आंकड़े बताते हैं कि लगभग 1500 भील उस दिन शहीद हुए थे। 1500, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। लेकिन अफसोस की बात है कि देश के ज्यादातर लोग इस बलिदान के बारे में जानते भी नहीं हैं। ये इतिहास का एक भूला हुआ पन्ना है। गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया और आंदोलन को बेरहमी से कुचल दिया गया। मानगढ़ में आंदोलन को भले ही कुचल दिया गया हो, लेकिन जैसा कहते हैं, आप एक विचार को नहीं मार सकते।
अन्याय और शोषण की वजहें तो वैसे की वैसी थीं। और कुछ ही सालों बाद एक और बड़ा नाम सामने आता है, मोतीलाल तेजावत, जिन्हें आदिवासियों का मसीहा भी कहा जाता है। उनके एक ही आंदोलन की एक लाइन में क्या पहचान है? मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में किसानों और आदिवासियों का भारी लगान और बेगार के खिलाफ एक सीधा और कह सकते हैं एक संगठित राजनीतिक विद्रोह, जिसका प्रतीक बनी मेवाड़ की पुकार। तो तेजावत का तरीका गोविंदगिरी से अलग था। वो सीधे सीधे राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर लड़ रहे थे। बिल्कुल। यह आंदोलन 1921 में चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया से शुरू हुआ। इसका मुख्य कारण था किसानों पर 84 तरह के अलग अलग टैक्स और बेगार का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि बिना कोई मजदूरी दिए जबरदस्ती काम करवाना। यह तो गुलामी का ही एक रूप था। मोतीलाल तेजावत खुद झाड़ोल ठिकाने में कामदार थे, तो वो इस दर्द को बहुत करीब से जानते थे। उन्होंने अपनी आंखों से यह अन्याय देखा था। और फिर उन्होंने वो किया जो उस समय के लिए एक बहुत बड़ी और साहसी बात थी। उन्होंने किसानों की 21 मांगों का एक पत्र तैयार किया, जिसे मेवाड़ की पुकार कहा गया, और उसे सीधे मेवाड़ के महाराणा को भेज दिया। ये सिर्फ एक अर्जी नहीं थी, ये एक तरह का मैनिफेस्टो था, एक चेतावनी थी, एक आम आदमी की तरफ से राज्य सत्ता को सीधी चुनौती। लेकिन इस चुनौती का जवाब भी गोलियों से ही मिला। 7 मार्च 1922 को विजयनगर, जो आज गुजरात में है, उसके नीमड़ा गांव में तेजावत एक सभा कर रहे थे। वहां भी अंग्रेजी सेना ने गोलियां चलाईं, जिसमें लगभग 1200 भील मारे गए। इसे नीमड़ा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। एक और मानगढ़ ये एक पैटर्न दिखाता है। जब भी वंचित समाज संगठित होता था, सत्ता का जवाब क्रूर हिंसा होती थी। लेकिन यहां एक और दिलचस्प मोड़ है। बाद में महात्मा गांधी के कहने पर तेजावत ने आत्मसमर्पण कर दिया था। यह दिखाता है कि कैसे राजस्थान के ये स्थानीय आंदोलन अकेले नहीं थे, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे स्वतंत्रता संग्राम से भी कहीं ना कहीं जुड़ रहे थे। अब तक हमने जिन आंदोलनों की बात की वो लगान, बेगार और शोषण से जुड़े थे। लेकिन अब हम एक ऐसे आंदोलन पर आते हैं जो इन सब से अलग था। ये लड़ाई जमीन या पैसे की नहीं, बल्कि सम्मान और अस्मिता की थी। मीणा आंदोलन, जो 1924 से 1952 तक चला, इसकी एक लाइन में क्या कहानी है? एक पूरे समुदाय द्वारा अपने ऊपर लगाए गए अपमानजनक और नस्ल भेदी कानूनों के खिलाफ एक लंबा, अनुशासित और संगठित संघर्ष, जो आजादी के बाद आखिरकार जीत हासिल करता है। ये सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। वो कौन से कानून थे जिनके खिलाफ एक पूरे समुदाय को दशकों तक लड़ना पड़ा? इसकी जड़ में 2 कानून थे, 1924 का क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट और 1930 का जराइम पेशा कानून। इन कानूनों के पीछे अंग्रेज सरकार की सोच ये थी कि मीणा जनजाति के लोग जन्म से ही अपराधी होते हैं, और इसी सोच के तहत कानून बना दिया गया कि मीणा समुदाय के हर स्त्री, पुरुष और यहां तक कि 12 साल से बड़े बच्चों को भी रोज पास के पुलिस थाने में जाकर हाजिरी देनी होगी। 1 मिनट, मतलब हर रोज, चाहे आप किसान हो, मजदूर हो या कुछ भी, आपको जाकर ये साबित करना है कि आपने आज कोई जुर्म नहीं किया है। ये तो रोज रोज किसी की आत्मा को मारने जैसा है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक अत्याचार है। बिल्कुल। और इसी अत्याचार के खिलाफ मीणा समुदाय ने एक बहुत ही समझदारी और संगठन का परिचय लिया। उन्होंने हिंसा का रास्ता नहीं अपनाया। 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा बनी। फिर अप्रैल 1944 में नीम का थाना में जैन मुनि मगन सागर जी की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। उन्होंने मीन पुराण लिखा और समुदाय को उनके गौरवशाली इतिहास की याद दिलाई। इसी सम्मेलन में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बंशीधर शर्मा बने। और इस संगठित और शांतिपूर्ण प्रयास का नतीजा निकला। ये लड़ाई आजादी के बाद भी जारी रही और आखिरकार 1952 में उस समय के मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से ये दोनों अपमानजनक कानून हमेशा के लिए खत्म कर दिए गए। ये कहानी दिखाती है कि लगातार और अनुशासित प्रयास से बड़े से बड़ा अन्याय भी झुकाया जा सकता है। मानगढ़ और निमड़ा में जो क्रूरता हमने देखी, ऐसा लगता है कि वो सत्ता का पसंदीदा हथियार था, और ये सिर्फ आदिवासियों के खिलाफ ही इस्तेमाल नहीं हो रहा था। हमारे सोर्स में 2 और घटनाओं का जिक्र है जो इसी पैटर्न को दिखाती हैं। हाँ, पहली घटना है बीकानेर किसान आंदोलन से जुड़ी। 1 जुलाई 1946 को रायसिंह नगर में किसान एक तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे। ये आजादी का आंदोलन का ही हिस्सा था। इस शांतिपूर्ण यात्रा पर पुलिस ने गोलीबारी की, जिसमें बीरबल सिंह नाम के एक कार्यकर्ता शहीद हो गए।
उनकी शहादत को सम्मान देने के लिए 17 जुलाई 1946 को पूरे बीकानेर राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया। ये दिखाता है कि कैसे तिरंगा और शहादत जैसे प्रतीक लोगों को जुल्म के खिलाफ एकजुट कर रहे थे। और दूसरी घटना तो आजादी से बस कुछ महीने पहले की है, डाबड़ा कांड, 13 मार्च 1947। डिडवाना नागौर में जब किसान अपनी मांगों को लेकर एक नेता के घर पर इकट्ठा हुए तो स्थानीय जागीरदारों और उनके लोगों ने उन पर हमला कर दिया। ये हमला बेहद अमानवीय था, जिसमें कई किसान शहीद हुए। ये दिखाता है कि आज़ादी की सुबह होने ही